नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सारथी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हर्षित जैन हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको विज्ञान के विषय में विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम आज जो हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे रक्त के परिसंचरण के बारे में, हृदय के बारे में और किस प्रकार से मानव शरीर के अंदर रक्त विभिन्न अंगों तक, विभिन्न शरीर के विभिन्न जगहों पर पहुंचता है। साथ साथ रक्त के संगठन के बारे में, रक्त समूह और अन्य जो इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अन्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो पहले हम बात करते हैं परिसंचरण के बारे में कि सर्कुलेशन, परिसंचरण क्या होता है, कि हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण की इसलिए हम पहले बात कर रहे हैं परिसंचरण के बारे में कि व्हाट इज द सर्कुलेशन, परिसंचरण क्या है। तो परिसंचरण का मतलब है कि शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, या कोई भी चीज अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, संचरित हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण। तो रक्त जो है, मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के हृदय से लेकर के शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी आंतरिक अंग हैं, शरीर के विभिन्न जो भाग हैं, वहां सब तक पहुंचने का काम करेगा। तो रक्त जिस मार्ग के द्वारा, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर में सभी अंगों में, सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, उसे हम किसमें पढ़ते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र में। कि रक्त का हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचना और अंगों से पुनः रक्त का हृदय तक आना। कि जो रक्त है सभी पोषक पदार्थों को, ऑक्सीजन वगैरह को, सबको हमारे शरीर में आवश्यकता थी, उसके अनुरूप शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न भागों में लेके गया और वापस से वहां से जो भी पदार्थ था, जो भी अवशिष्ट पदार्थ था, वापस से उसको लेकर के कहां पर आ गया, हृदय में। तो इस प्रकार से रक्त जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, रक्त का जो पूरा चक्र चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण, ह्यूमन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं कि परिसंचरण जो है, परिसंचरण, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन सिस्टम या परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहते हैं, परिसंचरण का जनक किसे कहा जाता है, कि सबसे पहले परिसंचरण के बारे में किसने बताया कि किस प्रकार से हमारे शरीर में परिसंचरण की क्रिया होती है, सर्कुलेशन होता है। तो पहला जो आपका प्रश्न बनता है, फादर ऑफ सर्कुलेशन। फादर ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण का जनक। तो फादर ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण का जनक हम जिसे कहते हैं, उसका नाम है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे जो हैं, इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि मानव के अंदर, मानव के शरीर में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है, परिसंचरण किस प्रकार से होता है, इसको बताने का काम किसने किया, विलियम हार्वे ने। इसलिए हम फादर ऑफ सर्कुलेशन या परिसंचरण का जनक किसे कहते हैं, विलियम हार्वे को। अब बात आती है कि परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, शरीर में सर्कुलेशन कितने टाइप से होता है। तो हम बात करें परिसंचरण के प्रकार की, तो 2 टाइप्स कि परिसंचरण जो है 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण हो सकता है। हमारे शरीर की बात करें या अन्य जानवरों की, कि सभी जीवों में जो परिसंचरण है वो अलग अलग प्रकार से होगा, अलग अलग टाइप से होगा। तो हम बात करते हैं कि जो परिसंचरण के 2 प्रकार हैं, वो 2 प्रकार हैं, एक तो ओपन सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज क्लोज सर्कुलेशन। हिंदी में हम बात करें तो खुला परिसंचरण, और दूसरा जो आपका प्रकार है बंद परिसंचरण। तो अब बात करते हैं कि खुला परिसंचरण क्या है, बंद परिसंचरण क्या है। तो खुले परिसंचरण में क्या होता है कि जो रक्त है हमारे शरीर के अंदर, रक्त जो है विभिन्न नलियों में जाता है, विभिन्न धमनियों, शिराओं के थ्रू बहता है, लेकिन खुले परिसंचरण में इस प्रकार की कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। खुले परिसंचरण में रक्त जो होता है खुले पात्रों में, जैसे कि हम बात करें कि
अगर हमें जैसे कहीं किसी पानी को या कोई भी हमारा चीज है जिसको दूर तक पहुंचाना है, तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक प्रॉपर चैनल होता है। वहीं पर जो छोटे जीव हैं, छोटे जीवों का शरीर भी छोटा होता है और उनमें परिसंचरण इतना जटिल नहीं होता है। तो उनके अंदर परिसंचरण क्या होता है कि जो रक्त है खुले पात्रों में, ओपन साइनेंसिस, कि जो खुले पात्र हैं, खुले कोटर हैं, उनके अंदर रक्त बहता है और इसमें कोई प्रकार की धमनी, शिरा, इस प्रकार की बंद संरचना नहीं पाई जाती है। वहीं पर जो क्लोज सर्कुलेशन होता है, जैसे जो हम बात कर रहे हैं, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, जो भी जटिल जीव है, चाहे हम एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, तो जो भी जटिल जीव हैं, इन सब के अंदर परिसंचरण किस प्रकार का होता है? तो इनमें होता है परिसंचरण बंद प्रकार का। कि जो परिसंचरण है, खुला परिसंचरण, जो छोटे जीव हैं, निम्न जीव हैं, उनका लक्षण है, और जो विकसित जीव हैं, जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका कैरेक्टर क्या है? क्लोज सर्कुलेशन, बंद परिसंचरण। की बंद परिसंचरण में क्या होता है कि जो रक्त है, शरीर में रक्त हृदय के द्वारा विभिन्न धमनियों, शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। कि रक्त को प्रवाहित होने के लिए, रक्त के पूरे परिसंचरण के लिए एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा चैनल होता है। और खुले परिसंचरण में क्या होता है? रक्त सीधा खुले पात्रों में बहता है। तो हम बात कर रहे थे दो प्रकार के हो गए आपके परिसंचरण, एक तो खुला परिसंचरण और एक बंद परिसंचरण। पहले हम देख लेते हैं खुले परिसंचरण के बारे में, ओपन सर्कुलेशन। खुला परिसंचरण, ओपन सर्कुलेशन। तो इसमें जो होता है, पहली बात कि रक्त क्या होता है? रक्त खुले पात्रों में बहता है, खुले पात्रों में प्रवाहित होता है, बहता है। ओपन साइनेंसिस, खुले पात्र में रक्त बहेगा, रक्त कोटरों में बहता है। और जो ये रक्त हम बात कर रहे हैं, जिन खाली गुहाओं में बहता है, खुले पात्रों में बहता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम कहते हैं हीमोसिल। कि खुले परिसंचरण में रक्त खुले पात्रों में बह रहा है, खुली संरचना। जैसे हम बात करें कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई छोटा लोअर ऑर्गेनिज्म है, जस्ट लाइक ए कॉकरोच हो गया, या कोई मोलस्का जैसे ऑक्टोपस वगैरह है, तो इनके शरीर में क्या होगा? रक्त कोई धमनियां, शिराएं नहीं है, केवल ये जो खाली जगह है, यहां पर रक्त क्या रहेगा? बहता रहेगा। और ये जो खाली जगह में रक्त बहता है, उससे हम क्या कहते हैं? हीमोसिल। और दूसरी हम बात करें कि जो रक्त बह रहा है, खुले परिसंचरण में रक्त खुले पात्रों में प्रवाहित होता है। और दूसरी बात की जाए तो इसमें जो रक्त प्रवाहित होता है, उस रक्त को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। क्योंकि इनका रक्त मनुष्य के रक्त की तरह लाल रंग का नहीं होता है, इनका रक्त बिल्कुल एक तरल पदार्थ की तरह होता है। और ये जो तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। तो खुला परिसंचरण जिन जीवों में मिलेगा, उनकी गुहा तो हो जाएगी हीमोसिल, और जो बहने वाला पारदर्शी तरल होगा, वो क्या कहलाएगा? हीमोलिम्फ। ये किसमें पाया जाएगा? तो ये आपके जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अविकसित जीव है, जो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, जैसे ह्यूमंस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, सरीसृप, पक्षी, मछली वर्ग, ये सब तो विकसित है। लेकिन जो इनसे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जो कम डेवलप्ड हैं, जैसे कि हम बात करें मोलस्का, वह इकाइनोडर्मेटा, इन समूह के अंदर कैसा परिसंचरण मिलेगा? तो इनके अंदर खुला परिसंचरण मिलेगा, रक्त खुले पात्रों में बहेगा। जैसे मोलस्का का एग्जांपल है आपका ऑक्टोपस, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो इन सब के अंदर कैसा मिलेगा परिसंचरण? खुला परिसंचरण, ओपन सर्कुलेशन। अब बात करते हैं जो दूसरे टाइप का परिसंचरण है, वो कौन सा है आपका? क्लोज सर्कुलेशन, बंद परिसंचरण। तो ये जो क्लोज सर्कुलेशन है, बंद परिसंचरण है, इसमें जो रक्त होता है, रक्त किसमें है? रक्त नलिकाओं में बहता है। रक्त नलिका, जो ब्लड वेसल्स हैं, जिसके अंदर आपकी दो टाइप की आ जाएंगी। एक तो क्या आ जाएंगी? धमनियां, धमनियां, आर्टरीज, और एक संरचना आएगी यहां पर शिराएं, या जिसे हम कहते हैं वेन्स। कि दो प्रकार की संरचना होगी। एक तो धमनी होगी, जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहेगा,
प्योर ब्लड प्रवाहित होगा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ऐसा रक्त बहेगा। और दूसरी संरचना है शिरा या वेन, जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, ऐसा रक्त बहेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। तो इस प्रकार की जो दो बंद संरचना है, जो रक्त नलिका है, इन नलिकाओं के अंदर हमारा रक्त प्रवाहित होगा। ये कौन सा सर्कुलेशन है? क्लोज सर्कुलेशन, बंद परिसंचरण। फिर बात की जाए कि खुले परिसंचरण में रक्त खुला बह रहा है, तो इस कारण से उसकी एफिशिएंसी, दक्षता कम होती है, ज्यादा डिस्टेंस तक, ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकता। केवल छोटे ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का सर्कुलेशन रह सकता है। और बंद परिसंचरण नलियों के माध्यम से, हृदय से नलियां निकलती हैं, धमनियां, शिराएं, और इनके माध्यम से रक्त प्रवाहित होता है। इस कारण से बंद परिसंचरण की दक्षता, एफिशिएंसी ज्यादा होती है और डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो हम इसकी बात करें, जो बंद परिसंचरण है, ये जितने भी आपके विकसित जीव हैं, जो भी हम विकसित जीव बात कर रहे हैं, पीसीज हो गए, मछली हो गई, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एविज, मैमल्स, इस प्रकार के जितने भी विकसित जीव हैं, उनके अंदर कौन सा परिसंचरण पाया जाएगा? तो बंद परिसंचरण। प्रश्न आपसे आ सकता है कि निम्न जीवों में कौन सा परिसंचरण मिलता है? तो खुला परिसंचरण। और विकसित जीवों में, डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में कौन सा परिसंचरण मिलता है? तो क्लोज सर्कुलेशन, बंद परिसंचरण। तो ये कौन से में मिलेगा? विकसित जीवों में। डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, और डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में कौन आ जाएंगे? आपके परम। परम की बात करें तो इसका मतलब क्या है? पी से मतलब है आपका पीसीज, मछली वर्ग। जो जितने भी मछली के अंदर आ रहे हैं, मछली की जो कैटेगरी में आ रहे हैं, वो सारे जीव। एम्फीबियंस, उभयचर। आर का मतलब है रेप्टाइल्स, सरीसृप जो रेंग कर चल रहे हैं। एविज, पक्षी जो उड़ने वाले हैं, पक्षी वर्ग के हैं। और मैमल्स मींस स्तनधारी, जिसके अंदर हम मनुष्य भी आते हैं। तो इस प्रकार से जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कौन सा परिसंचरण मिलेगा? बंद परिसंचरण। तो यहां से प्रश्न बनता है कि मनुष्य में कौन सा परिसंचरण मिलता है? तो मनुष्य में कौन सा मिलता है? क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। अब बात करें कि जो परिसंचरण हो रहा है, परिसंचरण के अंदर कुछ अंग काम में आते हैं। परिसंचरण की क्रिया जो है, अकेला पूरे शरीर के अंदर अलग अलग संरचनाएं मिलकर के पूरा तंत्र बनाती हैं। तो इससे पहले एक बार मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं कि तंत्र कैसे बनता है। तो आप सबने देखा होगा कि जो कोशिका, या जिसे हम कहते हैं सेल, प्रश्न आता है कि शरीर की सबसे छोटी संरचना या शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कौन सी होती है? कोशिका। कि हम बात करें कि जैसे कोई बिल्डिंग है, वो किससे मिलकर बनी होगी? तो उसमें बेसिक जो इकाई होगी, जो मूलभूत जो इकाई होगी, क्या होगी? ईंट। उसी प्रकार से हमारे शरीर जो है, जितने भी बड़ा पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, पूरा शरीर बना है, तो ये शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। तो शरीर की जो मूलभूत संरचना है, मूलभूत इकाई कौन है? सेल, कोशिका। और कोशिकाओं की हम बात करें तो ये क्या है? संरचनात्मक, दूसरी बात की जाए तो क्रियात्मक। कि सेल जो है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कि हमारे जीवन की, हमारे शरीर की मूलभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? तो कौन है? कोशिका। अब बात आती है कि जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, कि जैसे ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये सेल्स आपस में मिल गई, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का जो समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक या टिश्यू की बात की जाए तो उत्तक या जो टिश्यू है, ये क्या होता है? तो ये क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। जब कोशिकाएं बहुत सारी मिल जाती हैं, तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक। लेकिन इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि हर कोई कोशिका उत्तक नहीं बना सकती। क्या होना चाहिए? समान संरचना, समान संरचना और समान कार्य। कि केवल वे ही कोशिकाएं उत्तक बना पाएंगी जिनकी संरचना क्या हो? समान हो, एक जैसी हो, और जिनका काम भी सेम हो, वो क्या मिलकर के बनाएंगी? उत्तक या टिश्यू। देखना, जैसे मैं बात करूं कि हमारा रक्त है, ह्यूमन ब्लड है, तो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इस प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, तो ये कोशिकाएं जो हैं, इन सबका काम किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड। इन सबको शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है, और अवशिष्ट पदार्थों को वापस से लेकर के आना है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं जो दिखने में भी समान हो हुबहू, और जिनका काम भी क्या हो? समान हो। तो ऐसी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? एक उत्तक या टिश्यू। जैसे हम बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब कोशिकाएं मिलेंगी, तो इनसे उत्तक क्या बनेगा? आपका ब्लड, रक्त। तो यहां से एक प्रश्न यह भी बनता है कि रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? एक उत्तक,
यानी कि उसमें बहुत सारी कोशिकाएं, कोशिकाओं का समूह बना तो क्या बना आपका ब्लड। फिर हम बात करें कि जो उत्तक होते हैं, उत्तक जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है अंग, कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज, उत्तकों का समूह को क्या कहा जाता है अंग। और अंगों के मिलने से जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं तंत्र सिस्टम, अंग को हम कहेंगे ऑर्गन। और जब बहुत सारे तंत्र मिल जाते हैं तब जाकर के क्या बनता है आपका ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। कि हमने बात की कि जो शरीर बन रहा है, शरीर का संगठन कैसे बना है, तो सबसे पहले कोशिकाएं आई, कोशिकाओं ने आपस में मिली और कोशिकाओं के जुड़ने से क्या बना उत्तक, और उत्तक के आपस में जुड़ने से क्या बने अंग, और अंगों के मिलने से क्या बना तंत्र, और तंत्र के मिलने से क्या बना शरीर। तो सबसे जो छोटी संरचना है वो तो कोशिका है, और इस छोटी संरचना ने आपकी जो बड़ी संरचना है, जो मेन संरचना है शरीर को बनाया। अब देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा रक्त था, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये कोशिकाएं जुड़ी, इनके जुड़ने से जो उत्तक बना वो क्या बना आपका रक्त, ब्लड। और फिर रक्त ने जो रक्त है इसके अलावा अन्य जो उत्तक हैं, जैसे हमारे त्वचा के उत्तक हो गए, उपकला के उत्तक हो गए, इन सब ने मिलकर के एक संरचना बनाई, हृदय बनाया, धमनियां बनाई, शिराएं बनाई, ये सब क्या बने अंग। और ये सारे अंग जब मिलकर के बने तो हमारा तंत्र बना। कौन सा तंत्र? परिसंचरण तंत्र, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं। और ये सारे तंत्र परिसंचरण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, सभी तंत्र जब मिल गए तो क्या बन गया पूरा मानव शरीर। तो देखिए अभी मैंने आपको बात की कि जो बंद परिसंचरण है, बंद परिसंचरण विकसित जीवों में मिल रहा है। विकसित जीवों में दो संरचनाएं मिल रही हैं, धमनियां और शिराएं। अब ये जो तो हम बात कर रहे हैं कि हम परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इस सिस्टम में क्या होंगे बहुत सारे अंग। कौन सा परिसंचरण पढ़ रहे हैं हम, कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से अंग होंगे? धमनियाएं होंगी, शिराएं होंगी, हृदय होगा। उसके अलावा लंग्स भी इसमें पार्ट लेंगे। लंग्स भी जो है, फेफड़े भी हमारे परिसंचरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो परिसंचरण को पढ़ने के लिए हमें किनको पढ़ना पड़ेगा? पहले इसके अंगों को। तो हम बात करें परिसंचरण के बारे में, तो परिसंचरण के जो अंग हैं, जो भाग हैं, इसके अंदर आपकी तीन चीजें आएंगी। पहला आपका आएगा हृदय, हार्ट। उसके बाद में आएंगी धमनियां, आर्टरी, और तीसरी जो संरचना हमें पढ़नी है वो क्या है? शिराएं, वेन्स। इसके अलावा हमारे जो श्वसन तंत्र का भाग है, फेफड़े, वो भी इसमें काम लेते हैं। उसको हम परिसंचरण के अंदर मैं आपको डिस्क्राइब से बताऊंगा कि किस प्रकार फेफड़ों का भी रोल इसमें रहता है। बट मेनली हमारे परिसंचरण की बात करें तो परिसंचरण में तीन संरचनाएं इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? हृदय, हार्ट, धमनियां और शिराएं। तो अब तीनों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि मनुष्य का हृदय कैसे होता है, धमनियां क्या काम करती हैं, शिराएं क्या काम करती हैं, और किस प्रकार से ये सब मिल करके परिसंचरण की क्रिया को, सर्कुलेशन को बनाते हैं, चलाते हैं। तो पहले हम बात करें हार्ट। हृदय। तो देखा जाए कि जो मानव का हृदय है, मानव का जो हृदय है, मानव का जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट क्या काम करता है हम सब जानते हैं। हमारे सबके शरीर में हृदय है। हृदय जो है धड़कता रहता है, बार बार संकुचन करता है, स्थिलन करता है, संकुचन करता है, स्थिलन करता है, जिससे जो है रक्त पूरे शरीर में क्या हो सके? प्रवाहित हो सके। तो हृदय के बारे में इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। तो जो हार्ट के लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है साइंस में, इसे हम कहते हैं कार्डियक। हार्ट के लिए, हृदय के लिए जो वर्ड यूज में लेते हैं कौन सा है? कार्डियक वर्ड। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि स्टडी ऑफ हार्ट, कि हृदय का अध्ययन करना, हृदय के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? तो कार्डियक जो वर्ड यूज है, कहीं पर भी आपको साइंस में कार्डियक वर्ड आएगा, जैसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो कार्डियक वर्ड कहीं पर भी आएगा तो कार्डियक वर्ड का रिलेशन किससे होगा? मानव के हृदय से, हार्ट से। तो स्टडी ऑफ हार्ट या स्टडी जो हम कह रहे हैं परिसंचरण के बारे में, इसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। जैसे हम जाते हैं हॉस्पिटल में, अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, तो किसको दिखाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट को। कि जो डॉक्टर किसमें स्पेशलिस्ट है?
हार्ट के अंदर, कार्डियक में। तो ये ध्यान रखना है कि स्टडी ऑफ हार्ट या हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय की संरचना, हृदय के कार्य, हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, हृदय विज्ञान। अब बात आती है कि हृदय की जो संरचना कैसी होती है, मानव का हृदय किस प्रकार का होता है। तो देखिए हम बात करते हैं कि मनुष्य का जो हृदय होता है स्वयं की बंद मुट्ठी के आकार का। जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमने अंगूठा डाल के ये बंद मुट्ठी बनाई। हर पर्सन का हार्ट उसकी बंद मुट्ठी के आकार का होगा, उसकी साइज का होगा। तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? उसका आकार होता है स्वयं के बंद मुट्ठी के समान। तो हम बात करें कि इसका जो हार्ट है, जो हृदय है, इसका आकार कैसा है? तो आकार कैसा है? स्वयं के बंद मुट्ठी समान। दूसरी बात की जाए वजन कि जो हृदय है इसका वेट कितना होता है। तो मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है, मनुष्य के हृदय का वजन नर में तो होता है 300 ग्राम, कि मेल के अंदर जो हार्ट होगा वो कितने ग्राम का होगा? 300 ग्राम का, 300 ग्राम का। और फीमेल के अंदर जो हार्ट होगा वो कितने ग्राम का होगा? 250 ग्राम का, 250 ग्राम का। तो वेट की बात करें तो मेल के अंदर, नर में जो हृदय का वजन होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम। और फीमेल के अंदर ये होगा 250 ग्राम का। तो हृदय जो है जिस प्रकार से उम्र के साथ, या हम बात करें, ये एक हम एडल्ट व्यक्ति की बात करें कि एक सामान्य व्यक्ति, एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन है, उसमें नर का हार्ट, मेल का हार्ट कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का। और फीमेल का कितने ग्राम का होता है? 250 ग्राम का। तो बंद मुट्ठी के आकार का है, वजन कितना है? 250 से 300 ग्राम। और कहां पाया जाता है? तो ये जो हमारे दोनों लंग्स हैं, दोनों फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के बीच में जो हमारा लेफ्ट साइड वाला बाया फेफड़ा है, इस बाया फेफड़े के यहाँ पर कार्डियक नोच, मीडिया स्टाइनम या कार्डियक नोच वाला स्थान पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? आपका हृदय। जैसे देखिए कि हमारे जो दोनों लंग्स हैं, ये हमारे दोनों फेफड़ों की बात कर रहे हैं कि ये जो आपके दोनों लंग्स हैं, इन लंग्स के बीच में ये जो लेफ्ट लंग्स, जो आपका बाया फेफड़ा है, इस बाया फेफड़े के यहाँ पर एक जगह पाई जाएगी और इस जगह का नाम क्या है? कार्डियक नोच। कार्डियक नोच या हृदय खांच। तो हृदय खांच वाले भाग में क्या पाया जाता है? आपका हृदय। तो हम इसकी बात करें कि हृदय का जो स्थान है, स्थान कौन सा है? तो स्थान कौन सा है आपका? कार्डियक नोच या हृदय खांच में। फेफड़ों के मध्य कार्डियक नोच, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं हृदय खांच। इस वाले भाग में आपका क्या पाया जाएगा? हृदय पाया जाएगा, आपका हार्ट पाया जाएगा। अब हार्ट से रिलेटेड हम बात करें कि हृदय की हमने बात की कि जो हृदय है, मनुष्य के अंदर जो हृदय है, इसका वजन कितना है? 250 से 300 ग्राम में। कार्डियक नोट हृदय खांच वाले भाग में पाया जा रहा है। दूसरी बात की जाए तो बंद मुट्ठी के आकार का है। और हम बात करें जो हृदय होता है, जो मनुष्य का हार्ट है, हृदय 3 आवरणों से घिरा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, 3 आवरण, 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। तो ये 3 आवरण कौन कौन से हैं? तो इस 3 आवरण में पहला जो हृदय का आवरण है, इसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या है? तो एपिकार्डियम हृदय की सबसे बाहरी परत है। दूसरी जो परत पाई जाती है उसका नाम है मायोकार्डियम। मध्य परत। और तीसरी जो संरचना है वो है आपकी एंडोकार्डियम।
अंतः परत, कि आपका जो हार्ट है 3 लेयर्ड 3 संरचनाओं से घिरा हुआ है। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कार्डियक वर्ड है ये किसके लिए आएगा? हार्ट के लिए, हृदय के लिए। तो एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो हृदय के ऊपर जो परत है वो कौन सी हो गई? एपिकार्डियम। फिर बात कही जाए तो मायो का अर्थ जो होता है मेनली पेशी के लिए आता है, मसल्स के लिए आता है। या फिर हम बात करें मध्य का भाग, तो हृदय की ऊपरी परत तो हो गई एपिकार्डियम, उसके नीचे की जो परत है उसको हम क्या कह रहे हैं? मायोकार्डियम। ये क्या काम करेगी? तो मायोकार्डियम जो है इसमें हृदय पेशियां पाई जाती हैं, कि हृदय को संकुचन कराने वाली, हृदय को संकुचित करने वाली जो पेशियां होती है वो कौन से भाग में पाई जाती हैं? तो मायोकार्डियम में। और तीसरा जो पोर्शन है एंडोकार्डियम, तो हृदय की जो सबसे आंतरिक परत है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, जो सबसे अंदर की जो परत है उसका नाम क्या है? एंडोकार्डियम अंतःपरत। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि सबसे आंतरिक परत तो कौन सी हो गई? एंडोकार्डियम। सबसे बाहरी कौन सी हो गई? एपिकार्डियम। लेकिन प्रश्न यह आता है कि हृदय पेशियां हार्ट मसल्स कौन से भाग में पाई जाती है? तो कौन से भाग में पाई जाती हैं? मायोकार्डियम में। तो इसको हम नोट करेंगे, इस पॉइंट को, कि हृदय पेशियां हार्ट मसल्स मायोकार्डियम वाले भाग में पाई जाती है। कि कभी आपका प्रश्न आ जाए कि हृदय पेशियां या हृदय को संकुचन करने वाली, हृदय को संकुचन स्थिलन करने वाली जो मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स, कहां पाई जाती है? तो कहां पाई जाती हैं? मायोकार्डियम वाले भाग में। मध्य परत वाला जो भाग है हृदय का, उसमें क्या पाई जाती हैं? आपकी हार्ट मसल्स, हृदय पेशियां। अब ये तो हमने नॉर्मल जो हार्ट से रिलेटेड बातें थी वो बात कर ली, कि हार्ट की स्टडी क्या कहलाई? कार्डियोलॉजी। हार्ट कैसे आकार का होता है, कितना वजन होता है। उसके अलावा बात करें तो जैसे मनुष्य का जो हृदय होता है वो कैसा होगा? आपका डार्क पिंक या जो पिंकिश कलर का, कि जिसे हम बात करें पूरा रेड नहीं होगा, लाइटली पिंक कलर का होगा आपका हृदय। और बात की जाए कि हृदय जो है, हृदय का मेन काम क्या है? तो शरीर में रक्त को, दाब के साथ रक्त को प्रवाहित करना, कि रक्त को, ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम जो मेन काम कर रहा है वो कौन है? आपका हार्ट, हृदय। एक तरह से देखा जाए तो हृदय आपका बहुत ही बिजी ऑर्गन है, क्योंकि कंटिन्यूअसली बिना रुके वगैरह ये पूरे एट ए टाइम हमेशा कार्य करता रहेगा। तो व्यस्ततम अंग की बात करें, अगर प्रश्न आता है कि शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर जाएगा लीवर। सबसे व्यस्ततम ऑर्गन, सबसे बिजी ऑर्गन तो लीवर है। बट सेकंड नंबर पे जो आपका आएगा वो कौन आएगा? हार्ट। कि लीवर जो है वो पूरे टाइम उसको शरीर के अंदर जितने भी केमिकल्स चाहिए, जो भी हमारे शरीर के अंदर अगर विषैले पदार्थ बन रहे हैं, उन सबको डिटॉक्सिफाई करने का, नष्ट करने का काम कौन कर रहा है? आपका लीवर। बट सेकंड नंबर पे हम देखें कि लीवर के बाद में कौन दूसरा सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? हार्ट। क्योंकि कंटिन्यूअसली बिना रुके हृदय क्या होगा? धड़कता रहेगा। फिर मैंने आपको 3 संरचना और बताई थी कि हमको हृदय पढ़ना है और उसके साथ में 2 चीजों की और बात करनी है, धमनियां और शिराएं। अब हम इन दोनों के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मानव के जो हृदय है इसका परिसंचरण होगा, रक्त का परिसंचरण होगा। तो धमनियां क्या होती हैं? धमनियां जो होती हैं, अभी हम देखेंगे कि हमारे जो शरीर में नलियां होती हैं 2 टाइप की दिखेंगी। एक तो आपको दिखेंगी रेड कलर की, रेड कलर की जो है वो क्या है? आर्टरीज, धमनियां, जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, वो कौन सी कहलाती हैं? धमनियां। और दूसरी एक संरचना मिलेंगी जो ग्रीन कलर की होती हैं, वो क्या होती हैं? वेन्स, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जिसमें रक्त पाया जाता है, वो क्या है? आपकी शिराएं। तो 2 संरचनाएं मेन है, एक तो आपकी धमनियां और दूसरी क्या है? शिराएं। तो पहले हम आर्टरीज के बारे में बात कर लेते हैं, धमनियों के बारे में। तो धमनियां जो हैं, धमनियों में कैसा रक्त पाया जाता है? तो धमनियों में क्या बहता है? शुद्ध रक्त। आर्टरिया या धमनियों की बात करें तो कैसे रंग की होंगी? लाल रंग की होंगी। और इनमें हमेशा कौन सा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा हो।
जो ब्लड ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, इस टाइप का जो प्योर ब्लड है वो कहां पाया जाएगा? धमनियों में। और धमनियां हमेशा कहां से निकलेंगी? तो हृदय से। हम बात करें कि हृदय से सीधे निकलेंगी, हृदय से जो रक्त को ले जाने का काम करेंगी, कि हृदय से रक्त को अंगों तक, शरीर तक ले जाने का काम कौन करती हैं? तो धमनियां। हृदय से सीधे निकलती, अर्थात हृदय से रक्त को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। कि जो हमारी आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम क्या है कि हार्ट से निकलेंगे और हार्ट से ब्लड को कहां तक ले जाना? अंगों तक। देखना, दो संरचनाएं, धमनियां और शिराएं। धमनियां क्या काम करेंगी कि जो ब्लड है उसको आपके हार्ट से कहां ले जाएंगी? अंगों की तरफ। और दूसरी संरचना जो वेन से, जो अंगों से इंप्योर ब्लड होगा, कि अंगों तक पहुंचने के बाद में जो रक्त अशुद्ध हो गया है, उस अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में लाने का काम करेंगे। कौन कौन संरचनाएं? शिराएं। तो हृदय को ले जाने वाली संरचना तो कौन हो गई? धमनी। और वापस लाने वाली संरचना कौन हो गई? शिरा। तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, दूसरा क्या होगा? हृदय से सीधे निकलेंगी, यानी हृदय से अंगों तक जो ब्लड ले जाएगी वो कौन होगी? धमनी। और तीसरी हम बात करें तो इसमें क्या? कपाट नहीं पाए जाते, कपाट या वॉल्व। कि धमनी जो संरचना है, इनमें क्या होता है, कहीं पर भी आपको कपाट या वॉल्व नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि हार्ट ऊपर है, हार्ट से ये ब्लड को अंगों तक ले जा रही है, नीचे की तरफ ले जा रही है, तो इनको कहीं पर भी वॉल्व की जरूरत नहीं होगी। हमारे हार्ट में बीच बीच में इस टाइप के कपाट या वॉल्व पाए जाते हैं, जो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में प्रवाहित होने का काम करते हैं, ताकि रक्त रिवर्स नहीं आ जाए। तो जो अपनी आर्टरीज हैं, इनमें कहीं पर भी वॉल्व नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है? हृदय से रक्त को ले जा रही है अंगों तक। दूसरी हम संरचना की बात करें तो दूसरी संरचना कौन सी है आपकी? वेन। या शिराएं। तो जो वेन या शिराएं होती हैं, इनके बारे में जो मेन पॉइंट्स की बात करें तो वेन या शिराओं के अंदर जो हमने हृदय के लिए पढ़ा, जो अभी हमने आर्टरीज के लिए पढ़ा, उसका अपोजिट किसमें मिलेगा? वेन में। कि जो हमने आर्टरीज के लिए पढ़ा उसका अपोजिट किसमें है? वेन में, शिराओं में। शिराओं में क्या होगा? तो शिराएं जो हैं ये कौन सा रक्त लाएंगी? अशुद्ध रक्त। धमनियों में कैसा रक्त बह रहा था? शुद्ध। तो शिराओं में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसमें कैसा रक्त मिलता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? ऐसा ब्लड जिसमें क्या ज्यादा होगा? CO2 ज्यादा होगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। CO2 ज्यादा वाला ब्लड कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दूसरी हम बात करें तो वेन्स के अंदर, शिराओं के अंदर एक तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, दूसरी बात है ये क्या करेंगी? अंगों से हृदय की ओर रक्त लाने का कार्य करती हैं। अंगों से हृदय की ओर रक्त लाने का कार्य। कि जो हमारी वेन्स हैं, शिराएं हैं, इनमें ब्लड कहां से आएगा? तो जो अंगों में जो अशुद्ध हो गया रक्त, अंगों से वापस से हृदय की ओर रक्त लाने का काम कौन करेंगी? शिराएं, वेन्स। और इनमें क्या होता है? शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। तो 3 चीजें हमने देखी, हृदय देखा, फिर हमने धमनियां देखी, और फिर क्या देखी? शिराएं। तो धमनियां क्या हैं? जो लाल रंग की रक्त वाहिनियां हैं, जिनके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो हृदय से अंगों की तरफ रक्त ले जाती हैं, वो क्या है? धमनियां। और दूसरी संरचनाएं जिनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो किसी ग्रीन कलर की होंगी, जिनके अंदर जो अंगों से हृदय की ओर, जो पहले धमनियां हृदय से अंगों की ओर रक्त ले गई हैं, उसको वापस से हृदय में लाने का काम कौन करेंगी? शिराएं। और इनमें कपाट पाए जाएंगे, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाएंगे। तो ये तीनों संरचना मेन हो गई, हृदय, धमनियां और शिराएं। तो हृदय की हम संरचना की बात कर रहे हैं, हृदय की आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हृदय में चैम्बर्स के बारे में,
कि जो हार्ट होता है उसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। हृदय में कोष्ठक, तो हृदय में कोष्ठक की बात कर रहे हैं, चैम्बर इन हार्ट। तो हृदय में कोष्ठक जो होते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, उसके आधार पर हृदय को बांटा जाता है, जैसे द्विकोष्ठकी हृदय, त्रिकोष्ठकी हृदय, चतुर्कोष्ठकी हृदय। तो हम बात करें कि पहले हम बात कर लेते हैं टू चैम्बर्ड हार्ट। टू चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या है कि ऐसा हृदय जिसमें एक आलिंद पाया जा रहा है, एक निलय पाया जा रहा है, कि इस प्रकार की संरचना होगी जिसमें ऊपर की तरफ आलिंद होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, निलय। ये जो हृदय है टू चैम्बर्ड हार्ट, ये पाया जाता है आपका पीसीज। पीसीज या हम बात करें मछली वर्ग, जो भी आपके पीसीज क्लास के एलिमेंट्स हैं, जो भी मछली वर्ग के सदस्य हैं, इनमें कैसा हृदय मिलता है, तो इनमें द्विकोष्ठकीय दो चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, टू चैम्बर्ड। फिर सेकंड बात की जाए तो थ्री चैम्बर, कि ऐसा हृदय जिसमें कितने पाए जाएंगे, तीन कोष्ठक पाए जाएंगे, यानी इस टाइप की संरचना होगी जिसमें ऊपर दो तो आलिंद होंगे लेकिन नीचे निलय कितना होगा, एक। ये ऊपरी जो संरचना है ये क्या है, आलिंद, इंग्लिश में बात करें तो एट्रियम, और नीचे वाली जो संरचना है इसकी क्या करते हैं, निलय। तो इसमें क्या है, ऊपर दो तो है आलिंद, ये ए लिख रहा हूं मैं, एट्रियम, और नीचे की तरफ एक क्या है, निलय, वेंट्रिकल। तो इस प्रकार की संरचना जिसमें दो आलिंद है, निलय कितना है, एक। चैम्बर कितने हो गए, एक, दो, तीन। तो ये थ्री चैम्बर जो हार्ट होता है ये मिलता है हमारे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब है उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर, जैसे हम बात करें, जो पानी में भी रह रहे हैं, जो जमीन पे भी रह रहे हैं, जैसे आपका मेंढक हो गया, सेलामंडर हो गया, कि ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, उभयचर। मछली वर्ग में केवल जो पानी में रह रहे हैं। और तीसरी हम बात करें तो 3.5 चैम्बर, कि इनके अंदर जो हृदय पाया जाएगा 3 और 4 के मध्य का 3.5 चैम्बर जो हार्ट होता है, ये किसमें मिलता है, इस प्रकार की संरचना में क्या होता है देखना, जिसमें 3.5 चैम्बर हार्ट पाया जा रहा है जिन जीवों के अंदर, इसके अंदर आलिंद भी पाए जाएंगे, निलय भी पाए जाएंगे। दो आलिंद होते हैं, दो निलय होते हैं, पर जो सेकंड निलय है, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है, वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है, बहुत कम, छोटा सा पाया जाता है। इसको मैं वापस से एक बार बना रहा हूं, देखिए कि हार्ट की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल इस टाइप की मिल रही है। हार्ट इस प्रकार का ही पाया जा रहा है कि दोनों ऊपर की तरफ आलिंद हैं, लेकिन जो नीचे निलय है, जो निलय का जो पोर्शन है वो अल्प विकसित होता है, छोटा सा भाग पाया जाता है। तो 3.5 चैम्बर का जो हार्ट मिलता है ये मिलता है रेप्टाइल्स या सरीसृप। कि सरीसृप या जो रेप्टाइल्स हैं, इनके अंदर आपका जो हार्ट होगा वो कितना होगा, 3.5 चैम्बर का होगा, कि दोनों आलिंद डेवलप होंगे, एक निलय डेवलप होगा, लेकिन एक निलय छोटा होता है, अल्प विकसित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 4 चैम्बर हार्ट है, चतुष्कोष्ठकीय हृदय, ये पाया जाता है जो हमारे मनुष्य के अंदर, जो स्तनधारियों में, पक्षियों में पाया जाएगा। जो सबसे विकसित प्रकार का, सबसे डेवलप्ड प्रकार का जो हार्ट है वो कौन सा है, 4 चैम्बर हार्ट है। और इस संरचना में क्या होगा, इस संरचना में बिल्कुल डेवलप स्ट्रक्चर होगी, ऊपर की तरफ 2 आलिंद पाए जाएंगे, नीचे की तरफ 2 निलय पाए जाएंगे। और यह मिलता है एवीज, पक्षी वर्ग और मैमल्स। स्तनधारी। कि हृदय जो है कोष्ठक के आधार पर भी 4 प्रकार का होता है। जैसे जो विकसित, कम विकसित जीव है, जैसे मछली वर्ग के पीसीज, उसमें कैसा हार्ट है, 2 चैम्बर, कि ऊपर एक आलिंद है, नीचे एक निलय है। फिर जो हमारे उभयचर वर्ग के व्यक्ति हैं, उभयचर वर्ग के जो जीव हैं, उनके अंदर हार्ट कैसा मिल रहा है, 3 चैम्बर, के ऊपर 2 आलिंद है, एक नीचे क्या है, निलय। और तीसरी बात की जाए 3.5 चैम्बर का हार्ट, कि जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप, जो रेंग कर चलते हैं, जैसे आपके स्नेक्स हो गए, सांप हो गए,
तो इस प्रकार के जो जीव हैं इनमें क्या होगा, ऊपर के दो आलिंद डेवलप होंगे, नीचे का एक निलय डेवलप होगा, लेकिन एक निलय थोड़ा क्या होता है, अल्प विकसित होता है। और लास्ट बात की जाए, जो सबसे विकसित प्रकार का हृदय, चतुष्कोष्ठक के जो हृदय है वो किसमें मिलता है, पक्षियों में और मनुष्य के अंदर बात कर रहे हैं स्तनधारियों में, मैमल्स, जिसके अंदर आपके मनुष्य भी आ गए, कंगारू भी आ गया, जितने भी स्तनधारी हैं इन सब जीवों में। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की, मनुष्य के हृदय की। तो मनुष्य के हृदय की बात की जाए तो मनुष्य के हृदय की बात कर रहे हैं, मानव हृदय। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, चतुर्कोष्ठकीय। इसका मतलब क्या हो गया, हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर का बना हुआ है। इसमें से 2 तो क्या होंगे, 2 ऊपर वाले तो क्या होंगे, आलिंद, इंग्लिश में जिन्हें कहा जाता है एट्रियम, और नीचे वाले 2 क्या होंगे, निलय। जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो प्रश्न आता है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 4, ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे वाले 2 निलय। अब हम मानव हृदय की संरचना की बात कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार सा होता है। तो एक बार आप ये देख लीजिए, जैसे ह्यूमन हार्ट है, तो इसके अंदर जो ऊपर वाली 2 संरचना है, ये ऊपर वाली दोनों संरचना क्या हो जाएंगी, 2 आलिंद, और नीचे वाली जो 2 हम संरचना की बात कर रहे हैं, या नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं, ये कौन से हो जाएंगे आपके, 2 निलय, 2 वेंट्रिकल्स। तो ऊपर वाले जो एट्रियम है, जो आलिंद है, तो इस आलिंद को हम क्या कह देंगे, आर ए का मतलब क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम। और वहीं पर हम इधर वाली की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एल ए, लेफ्ट एट्रियम की दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। तो इधर वाली जो संरचना है ये कौन सी हो जाएगी आपकी, आरवी, और ये कौन सी हो जाएगी, एलवी। आरवी का मतलब वही राइट वेंट्रिकल। तो मानव के हृदय की संरचना की बात की जाए, मानव के हृदय की बात करें तो 4 कोष्ठक का बना हुआ है, 2 ऊपर वाले आलिंद, 2 नीचे वाले निलय। इस साइड वाला दाया आलिंद, इधर वाला बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। अब मैं इसको डिटेल से इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ह्यूमन हार्ट की, मानव हृदय की संरचना कि जैसे मनुष्य का हृदय तो बिल्कुल मैंने बता दिया बंद मुट्ठी के आकार है, लेकिन हम समझने के लिए इसको चतुष्कोष्ठकीय, चतुर्भुज के आकार में बता रहा हूं। देखिएगा इसके मनुष्य के हृदय को, कि ये जो हमारा मानव हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 4 कोष्ठक हैं। ऊपर वाली जो संरचना है इसको हमने क्या कह दिया, आर ए एल ए, इसको क्या कह दिया, आर वी एल वी। के ऊपर वाली जो दोनों संरचना है, दोनों कौन सी हैं, आलिंद। आर ए का मतलब क्या हो गया, राइट एट्रियम, हिंदी में कहें तो दाया आलिंद, और एल ए की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम, बाया आलिंद। फिर बात की जाए आरवी और एलवी। आरवी का मतलब हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, दाया निलय, और एलवी का मतलब हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया निलय। अब मैंने बताया था आपको कि मानव के जो हृदय है, इस हृदय के चारों तरफ कितने आवरण पाए जाते हैं, 3। तो देखना, ये जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, मानव के हृदय में जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो सबसे बाहरी जो आवरण है, ये बाहरी आवरण क्या कहलाएगा आपका, एपीकार्डियम, कि जो हृदय की सबसे बाहरी परत है। ये बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, मायोकार्डियम, जिसमें हृदय पेशियां पाई जाती हैं। और तीसरी जो अंदर वाली लेयर है, इसको हम क्या कहेंगे,
एंडोकार्डियम आंतरिक परत। अभी मैंने आपको आगे बताया था कि हृदय के 3 आवरण होते हैं। सबसे बाहरी जो परत है वो कौन सी कहलाती है? एपिकार्डियम। बीच वाली जो मध्य वाली परत है जिसके अंदर हृदय पेशियां पाई जाती हैं, ये कौन सी है आपकी? मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर की परत है वो कौन सी है? एंडोकार्डियम। तो जो एंडोकार्डियम है वही क्या कर रही है? हार्ट के चैम्बर बना रही है। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। तो इस प्रकार से जो हमारे मानव के हृदय की संरचना है। अब इसके आगे थोड़ी हम इसकी आगे की स्टडी करते हैं, देखिएगा। कि मनुष्य का जो हृदय है, इस हृदय के अंदर कपाट पाए जाते हैं। कपाट मत मीन से वॉल्व्स। कि जो मनुष्य के जो हम बात कर रहे हैं कि ये आलिंद हैं, ये क्या हैं? दोनों ऊपर वाले आलिंद हैं, दोनों नीचे वाले क्या हैं? निलय। तो जो दोनों जो हम बात कर रहे हैं, जो आलिंद हैं, ऊपर वाला जो हमारा आलिंद और नीचे वाला जो निलय है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में से कहा जाता है त्रिवलन कपाट। की बात करें कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य जो संरचना पाई जाती है, जो कपाट पाया जाता है, ये क्या काम करेगा कि दाएं आलिंद से दाएं निलय में ब्लड को लाने का, दाएं आलिंद से दाएं निलय में जो ब्लड जाएगा, इस ब्लड को लाने का काम कौन करता है? आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो संरचना मिल रही है, इस संरचना का नाम क्या है? त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है, ये संरचना क्या काम कर रही है आपके हृदय के अंदर? कि जो जो आपके दाया आलिंद है और जो आपका दाया निलय है, इन दोनों के बीच में अलग करने का काम, इन दोनों के बीच में डिवाइडेशन का काम कौन कर रहा है? त्रिवलन कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और दूसरी हम बात करें जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, बाया आलिंद और बाया निलय है, इन दोनों के बीच में एक संरचना पाई जाती है, इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व या द्विवलन कपाट। और हम बताएं कि ये जो त्रिवलन कपाट है, इसका एक और अन्य नाम भी है, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। त्रिवलन कपाट को मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। तो 3 संरचना हमने देखी अभी कि दाया आलिंद और दाया निलय है, इसके बीच में जो संरचना मिल रही है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, बाया आलिंद और बाया निलय है, इसके बीच में जो संरचना मिलती है, इसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, द्विवलन कपाट। और जो नीचे हम बात कर रहे हैं कि यहां से जो संरचना निकलती है कि दाया निलय से और बाया निलय से, यहां पर जो संरचना पाई जाती है, इन कपाटों को कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट। कि ये आपका दाया निलय हो गया, ये बाया निलय हो गया, और यहां पर ये जो संरचना मिलती है, अर्ध प्रकार के कपाट होते हैं, इनको कहते हैं सेमी लूनार वॉल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। तो इस प्रकार से मानव हृदय जो है, इसमें 4 चैम्बर हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, दाया आलिंद और दाया निलय के मध्य कौन सा संरचना पाई जाती है, कौन सा कपाट पाया जाता है? तो मिट्रल वॉल्व या त्रिवलन कपाट। प्रश्न आया हुआ है मिट्रल वॉल्व कहां पाया जाता है, त्रिवलन कपाट कहां पाया जाता है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य में। और दूसरी हम बात करें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में जो संरचना मिल रही है, उसका नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व, द्विवलन कपाट। और यहां से जो नीचे जो संरचना पाई जाती है कि दाएं निलय के नीचे, बाएं निलय के नीचे जो संरचना मिलती है, इसको क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस जो आता है आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, कि दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को हम कहते हैं ओवेल ऑफ फोरमैन, फोरमैन्स ओवेल, या हिंदी में कहें तो फोरमैन का छिद्र। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना समझना।
क्या होता है कि जो बच्चा जब माता के शरीर में होता है, जब गर्भ में होता है, तो उस समय में बच्चे के अंदर जो रक्त होता है, उसके शरीर में जो भी ब्लड जाता है वो कहां से जाता है? मदर से। कि उसके शरीर में उसका हार्ट उस टाइम कोई काम नहीं करता, सारा ब्लड कौन देगा? मदर से जाएगा। इस कारण से उस समय उसका शुद्ध और अशुद्ध रक्त, कि राइट एट्रियम का और लेफ्ट एट्रियम का दोनों ब्लड क्या रहते हैं? मिक्स रहते हैं। इस छिद्र के द्वारा इधर और इधर जा सकते हैं, और इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? फोरमेन का छिद्र, फोरमेन्स ओवेल। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही नवजात शिशु की बात करें, बच्चे का जैसे जन्म होता है, जन्म के बाद में ये छिद्र क्या हो जाता है? भर जाता है। और भर जाने के बाद में इस फोरमेन ओवेल का नाम बदल के हो जाता है फोसा ओवेल या फोसा ओवेलिस। कि क्या होगा कि पहले ये छिद्र जो था ओपन था, जिसके कारण ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में, दोनों ब्लड मिक्स हो रहे थे। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के समय क्या हो जाएगा? जन्म से कुछ समय पहले ये छिद्र बंद हो जाता है। तो जन्म के बाद में क्या होगा? बच्चे का हार्ट काम करेगा। लेकिन कुछ बच्चों में ये छिद्र बंद नहीं हो पाता है। कभी किसी अनियमितता के कारण या शारीरिक गड़बड़ी के कारण क्या होता है कि ये छिद्र बंद नहीं हो पाता है। और इस बंद नहीं कंडीशन में क्या होता है? अगर ये बंद नहीं होता है तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में क्या होते रहते हैं? मिक्स होते रहते हैं। और जिसको हम क्या कहते हैं? वॉल्व की बीमारी। जैसे हम बात करें, कहते हैं किसी बच्चे के जो वॉल्व खराब होता है, वॉल्व में मेनली क्या हो गया? उसका जो फोरमेन का छिद्र है वो काम ढंग से नहीं करता है। इस केस को इधर समझना, मैं पूरा बता रहा हूं कि यहां पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में छिद्र था। ये छिद्र क्या कर रहा था? शुद्ध रक्त राइट एट्रियम में बह रहा था, अशुद्ध इधर। तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग कर रहा था, शुद्ध अशुद्ध रक्त को मिक्स होने नहीं दे रहा था। लेकिन बच्चे के अंदर जैसे जन्म लेने के बाद में ये छेद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जो इनको मिक्स होने नहीं देगा। लेकिन जन्म से पहले क्या रहता है? रक्त मिक्स रहता है। कुछ बच्चों में क्या होगा? जन्म के बाद भी ये छिद्र बंद नहीं हो पाता है। और छिद्र नहीं बंद हो पाता है, जिस कारण से बच्चे में क्या होता है? CO2 वाला रक्त, अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त के साथ मिल जाता है। और मिल जाने के कारण बच्चे में मेनली कौन सा रक्त रहेगा? अशुद्ध रक्त रहेगा, इम्प्योर ब्लड रहेगा। और इम्प्योर ब्लड के कारण बच्चे का जो कलर होता है वो कलर कैसे रंग का हो जाता है? ब्लू कलर का। कि उसके जो हाथ पैर हैं, जो स्किन का कलर वो नीला पड़ जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में ब्लड कैसा होगा? इम्प्योर। और कई बार बच्चे गर्भावस्था में, भ्रूणावस्था में डेथ हो जाती है। या फिर हम बात करें कि बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के पश्चात क्या होता है कि जैसे जन्म बच्चे ने लिया, लेने के बाद में अब उसका छिद्र बंद नहीं हुआ है, तो अशुद्ध रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध के साथ मिक्स हो जाएगा। और शुद्ध अशुद्ध रक्त मिक्स होने के कारण, बच्चे का जो रंग होगा वो कैसा पड़ जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा, नीला रंग का हो जाएगा। और इस बच्चे में ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी रहेगी। और इस प्रकार का जो बच्चा पैदा होता है, इसे हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि किसी बच्चे के अंदर अगर जन्म के बाद भी जो फोरमेन ओवेल है वो बंद नहीं होता है, बंद नहीं होने के कारण शुद्ध अशुद्ध रक्त आपस में मिक्स हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। और मिक्स होने के कारण क्या होता है कि बच्चे के अंदर अशुद्ध रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। और अशुद्ध रक्त की मात्रा बढ़ने के कारण बच्चे की त्वचा का रंग, बच्चे की स्किन का कलर कैसा हो जाता है? नीला पड़ जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसके दो केसेस हैं, या तो ये बच्चे में छिद्र बंद नहीं हो तो भी ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, और एक होता है नाइट्रेट प्रदूषण। कि अगर जो बच्चा है, जो बात कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडी है, वो अगर नाइट्रेट प्रदूषण वाले इन्वायरमेंट में रह रही है जहां पर नाइट्रेट की विषाक्तता ज्यादा है, तो इस केस में भी बच्चे में क्या होता है? नाइट्रेट की मात्रा ब्लड में बढ़ने के कारण भी स्किन का रंग कैसा पड़ जाता है? नीला। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम दो कारण से हो सकता है, या तो क्या हो, जो उसका फोरमेन ओवेल है वो बंद नहीं हो, या फिर क्या हो, नाइट्रेट प्रदूषण, नाइट्रेट विषाक्तता के कारण भी क्या हो सकता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये हम हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, और इसके से इंपॉर्टेंट जो आपका केस बनता है ब्लू बेबी सिंड्रोम का, इसको हमने देखा। अब हम नेक्स्ट में हम देखेंगे, आगे वाले में हम देखेंगे परिसंचरण के बारे में, कि जो परिसंचरण की क्रियाविधि कैसे होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे परिसंचरण के बारे में, कि पूरा सिस्टम में बताऊंगा कैसे ब्लड जा रहा है, आ रहा है। आज हमने पढ़ा है केवल हृदय की संरचना तक का, कि हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे इसके अंदर सारे कार्य होते हैं।